किम ने रूस के रक्षा मंत्री को नए उत्तर कोरियाई ड्रोन आईसीबीएम दिखाए, विशाल अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और पहले से अनदेखे सैन्य ड्रोनों से गुजरते हुए किम जोंग उन ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री को उत्तर कोरिया के नवीनतम और सबसे उन्नत हथियारों का दौरा कराया। इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन ने प्योंगयांग पर यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए मास्को को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था। राज्य मीडिया में तस्वीरों में किम को उत्तर की परमाणु मिसाइलों और सियोल स्थित विशेषज्ञ साइट एनके न्यूज के अनुसार एक विशाल रक्षा प्रदर्शनी के माध्यम से मास्को के सरगेई शोइगु के साथ चलते हुए दिखाया गया था, जिसे सियोल स्थित विशेषज्ञ साइट एनके न्यूज ने नए मानव रहित हवाई वाहन यूएवी कहा था। शोइगु और एक उच्च रैंकिंग वाला चीनी प्रतिनिधिमंडल कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से किम के पहले ज्ञात विदेशी मेहमान के रूप में प्योंगयांग में है, क्योंकि देश 27 जुलाई 1953 को कोरियाई युद्ध विराम पर हस्ताक्षर की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसने खुली शत्रुता समाप्त कर दी और इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक कोरिया एंड सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम और शोइगु ने हथियार और उपकरण प्रदर्शनी 2023 इंचेस का दौरा किया, जिसमें उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों हवासोंग 17 और हवासोंग 18 ठोस ईंधन आईसीबीएम की तस्वीरें दिखाई गईं। रूस उत्तर कोरिया का ऐतिहासिक सहयोगी उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जिसके साथ प्योंगयांग मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। केसीएनए ने कहा, किम और शोइगु ने पहले राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण पर आपसी चिंता के मामलों पर चर्चा की थी। वॉशिंगटन का कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता यूक्रेन पर मास्को के हमले के समर्थन में दृढ़ रहे हैं, जिसमें रॉकेट और मिसाइलों की आपूर्ति भी शामिल है। इस आरोप का प्योंगयांग ने गुस्से से खंडन किया है। केसीएनए ने कहा, यात्रा के दौरान किम ने शोइगु को उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय रक्षा योजना के तहत उन हथियारों और उपकरणों के बारे में बताया जिनका आविष्कार और उत्पादन किया गया था, और बार बार विश्वास व्यक्त किया कि रूसी सेना और लोग बड़ी सफलता हासिल करेंगे। विशेषज्ञों ने एएफपी को बताया कि शोइगु की यात्रा उल्लेखनीय है, क्योंकि यूएसएसआर के पतन से पहले रूसी रक्षा मंत्रियों ने नियमित रूप से प्योंगयांग का दौरा नहीं किया है। ऑस्लो विश्वविद्यालय में कोरियाई अध्ययन के प्रोफेसर व्लादिमीर तिखोनोव ने एएफपी को बताया, रूस को पारंपरिक हथियारों के क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैन्य उद्योग की क्षमता की आवश्यकता हो सकती है, जबकि उत्तर कोरिया रूस से मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में दिलचस्पी ले सकता है। लेकिन शोइगु की यात्रा के हाई प्रोफाइल कवरेज के बावजूद उत्तर कोरिया यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए मास्को को हथियार उपलब्ध कराने के बारे में बहुत सावधान रहने की संभावना है। इवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पार्क वोन गॉन ने एएफपी को बताया। पार्क ने कहा, अगर इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि की जाती है तो यूरोपीय देश भी प्रतिकूल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पसंद करेगा, तो यह सावधान रहेगा, लेकिन यह संभव है कि रूस गुप्त रूप से अधिक मदद मांगेगा। पहले विदेशी सैटेलाइट इमेजरी से संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया गुरुवार की सालगिरह के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य परेड की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष के समारोहों में विदेशी मेहमानों को शामिल करना महामारी के बाद पहली बार है और सीमा नियंत्रण लागू करने की दिशा में नए लचीलेपन का संकेत देता है। रूसी और चीनी प्रतिनिधिमंडल 2020 में महामारी के कारण बंद होने के बाद प्योंगयांग के पहले ज्ञात विदेशी आगंतुक हैं। उत्तर कोरिया खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए 2020 की शुरुआत से एक कठोर स्वयं लगाई गई नाकाबंदी के तहत रहा है, यहां तक कि अपने नागरिकों को भी देश में प्रवेश करने से रोक रहा है। बीजिंग उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और आर्थिक हितैषी है,
उनका रिश्ता 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के रक्तपात से बना है। कैसियन ने कहा, किम जोंग उन ने पोलित ब्यूरो सदस्य ली होंगझोंग के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और उनसे कहा, कोरियाई लोग इस तथ्य को कभी नहीं भूलेंगे कि चीनी पीपुल्स वॉलंटियर्स के बहादुर सैनिकों ने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए खून बहाया था। सियोल में ईवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली फेरिक इसले ने एएफपी को बताया, बैठकों से पता चलता है कि किम को कोविड की चिंता से ज्यादा राजनीतिक थिएटर में दिलचस्पी है। ईवा विश्वविद्यालय के एक अन्य प्रोफेसर पार्क वोनगॉन ने कहा कि यह संभावना नहीं है कि इस दौरे से उत्तर कोरिया की सीमाएं फिर से खुल जाएंगी। उन्होंने कहा, कोविड-19 उत्तर कोरिया के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती है और वे अभी तक अपनी सीमाएं खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने देश की टूटी हुई चिकित्सा प्रणाली और इसके लोगों का टीकाकरण नहीं होने की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, उत्तर कोरिया ने पिछले साल ही चीन के साथ कुछ व्यापार फिर से शुरू किया और बीजिंग के नए दूत वांग याजुन को इस साल अपना पद संभालने की अनुमति दी। वह जनवरी 2020 में सीमा बंद होने के बाद उत्तर कोरिया में प्रवेश करने वाले पहले ज्ञात वरिष्ठ राजनयिक हैं। प्योंगयांग में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मत्सेगोरा को महामारी के दौरान उत्तर कोरियाई राजधानी में रहने के लिए जाना जाता है। यहां तक कि उनके दूतावास में कर्मचारियों की संख्या भी कम हो गई है और अन्य विदेशी मिशनों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्या रूस उत्तर कोरिया की मिसाइलों एवं ड्रोनों से यूक्रेन युद्ध का काया पलट पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राफेल की बिक्री से फ्रांस को हथियार निर्यात रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद मिली। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बढ़ते वैश्विक रक्षा खर्च के संदर्भ में फ्रांस ने बुधवार को कहा कि उसके हथियारों के निर्यात ने पिछले साल एक रिकॉर्ड बनाया, जिसे राफेल विमान की बिक्री से मदद मिली। मंत्रालय ने एएफपी द्वारा देखी गई संसद में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2022 में फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात कुल 27 बिलियन यूरो $30 बिलियन हुआ, जो पिछले वर्ष 11.7 बिलियन यूरो से अधिक था। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ अनुबंध ने अकेले फ्रांसीसी कुल में 16 बिलियन यूरो से अधिक का योगदान दिया। ग्रीस की तरह इंडोनेशिया ने भी 6 राफेल के लिए पक्का ऑन ऑर्डर दिया, जिससे डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान की वैश्विक सफलता और मजबूत हो गई। तब से भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 वितरित किए जाने के बाद नौसेना के उपयोग के लिए 26 राफेल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीस ने पिछले साल भी 3 फ्रांसीसी रक्षा और हस्तक्षेप फ्रिगेट का ऑन ऑर्डर दिया था और रखरखाव और संबंधित हथियार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दिसंबर में पोलैंड 2 फ्रांसीसी अवलोकन उपग्रह खरीदने पर सहमत हुआ। रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने रिपोर्ट में कहा, फ्रांसीसी हथियारों की सराहना राफेल से भी आगे जाती है। यह मिसाइलों, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियों, तोपखाने, हेलीकॉप्टर रडार और अवलोकन उपग्रहों सहित व्यापक क्षमता रेंज में एक वैश्विक संदर्भ बन गया है। फ्रांसीसी हथियार निर्यात का रिकॉर्ड तब आया है जब वैश्विक सैन्य खर्च पिछले 3 दशकों में किसी भी समय से अधिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार 2022 में दुनिया भर में सैन्य खर्च, जिस साल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, $2.24 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है। फ्रांसीसी हथियार निर्यात का लगभग 2/3 मध्य पूर्व में, लगभग 23% यूरोप में और 8% एशिया और ओशनिया में गया। 2013 से 2022 के बीच फ्रांस के सबसे बड़े हथियार ग्राहक संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कतर, भारत, सऊदी अरब और ग्रीस थे।
एनजीओ अक्सर सत्तावादी शासनों को हथियार पहुंचाने के लिए फ्रांस की आलोचना करते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा कि फ्रांस ने हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया है और हथियारों का निर्यात बहुत सख्त नियमों और निर्यात नियंत्रण के अधीन है।